Good evening, sir. Okay, so in the previous class, we had learned about how to make use of loops in order to solve certain mathematical problems या फिर वैसे numbers जो जिनको हम लोग special numbers भी बोलते हैं. For example, a palindromic number और strong number, Armstrong number. इनके बारे में हम लोगों ने discuss किया था. I think most of you were not there. Risha was only there. Uh, Risha, did you find any solution to those problems? So I have doubt in one question, that is write a program to check a number is strong or not. Okay. ठीक है. By Uh, the time my system is getting ready, हम लोग उसको देख लेंगे जब सिस्टम स्टार्ट हो जाता है. So what was the problem? सर वो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है, तो उसको मैं स्टार्ट कैसे करूँ? Okay. पैलिंड्रोमिक नंबर हम लोग किए थे, वो क्लियर हुआ यस सर. है ना? ओके. नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग ने आर्मस्ट्रांग नंबर देखा था, वो क्लियर यस सर. है ना? ओके. तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर में इश्यू आ रहा था. स्ट्रॉन्ग नंबर समझने के लिए या तो पहले उसका हम डेफिनेशन अगर पढ़ देते हैं, दोबारा से रिपीट कर दें कि a number is said to be strong if the sum of factorial of each digit of the number is equal to the number itself. कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये डेफिनेशन. इसको आसान भाषा में अगर बोलते हैं कि एक नंबर आप अज्यूम करो, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, जैसा भी हो, उस नंबर के हर एक डिजिट को बाहर किया जाए और हर डिजिट का पहले फैक्टोरियल निकाल लिया जाए. तो जितने भी डिजिट्स हैं मेरे पास, उन सब का अलग अलग फैक्टोरियल निकालने के बाद जो फैक्टोरियल निकला है सबका, उनको अगर सम कर दिया जाए तो वापस से जो नंबर मिलेगा हमें सम करने के बाद, अगर वो एक्चुअल नंबर के बराबर है, तब हमारा जो नंबर है हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. इसके लिए हम लोगों ने एक रेफरेंस नंबर अज्यूम किया था 145 आई बिलीव. तो 145 एक 3 डिजिट का नंबर है. इसमें से हर एक डिजिट को बाहर कीजिए, 1, 4, 5, और हर एक डिजिट का पहले फैक्टोरियल निकालते हैं ना. फैक्टोरियल क्या है ये भी जानना जरूरी है. तो फैक्टोरियल के भी बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. फैक्टोरियल क्या होता है? एक नंबर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का 1 से लेकर के उस नंबर तक आप इंटीजर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, या फिर उस नंबर, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालने बोला, उस नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है. तो जो रिजल्ट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, दैट विल बी द फैक्टोरियल. फॉर एग्जांपल, फैक्टोरियल ऑफ 5 कैन बी 1 into 2 into 3 into 4 into 5, या रिवर्स ऑर्डर में अगर पढ़ें तो 5 into 4 into 3 into 2 into 1. ठीक है. तो 5 का फैक्टोरियल हमें 120 मिलेगा. 4 का फैक्टोरियल उसी तरह से हमें शायद 24 मिलना चाहिए. 4 into 3 into 2, 4 into 3 is 12, 12 into 2 is 24. राइट, इस तरह से है. ओके. तो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए. फैक्टोरियल के लिए भी हमें एक लूप लगाना पड़ेगा. सो हाउ टू अचीव, हाउ टू वेरीफाई अ नंबर इज स्ट्रॉन्ग और नॉट. एक 3 डिजिट का नंबर हम लोग लेट्स अजम्पशन लेते हैं कि 3 डिजिट का नंबर यूजर इनपुट किया है. सो यू हैव टू आस्क द यूजर टू इनपुट अ नंबर. इनपुट करने के बाद एक लूप चलाते हैं हम लोग, और उस लूप में उस नंबर के हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. वही कॉन्सेप्ट है मॉड 10 by 10 जो रिवर्स के लिए लगाए थे, सम ऑफ डिजिट के लिए लगाए थे, या आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में लगाए थे. तो जिस क्वेश्चन में भी हमें डेफिनेशन से ये समझ में आता है या एग्जांपल रेफरेंस से ये समझ में आता है कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल डिजिट्स के साथ खेला जा रहा है या काम किया जा रहा है, तो वहां पे डिजिट एक्सट्रैक्शन लगेगा. तो डेफिनेशन में तो ये बात तो बोला ही गया था, इफ द सम ऑफ क्यूब ऑफ, सॉरी, इफ द सम ऑफ फैक्टोरियल ऑफ ईच डिजिट. तो ईच डिजिट जब बोलिए तो इसका मतलब है कि डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा. सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट यूजिंग व्हाइल लूप. व्हाइल लूप के अंदर हमारा मॉड 10 और बाई 10 वाला कॉन्सेप्ट रहेगा. ओके, ठीक है. हर एक के लिए विजुअलाइज करना भी पॉसिबल नहीं, बट जस्ट हियर मी आउट.
और इसको मेमोराइज करके रखिए। सिस्टम जैसे ही हमारा अभी रेडी होता है हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। फाइन। सो हमने एक लूप चलाया, उसमें डिजिट्स को एक्सट्रैक्ट किया। इससे पहले कि वो लूप को हम क्लोज कर देते, उसी लूप के अंदर जो हमारा एक्सट्रैक्टेड डिजिट रहा होगा उसका हम एक और लूप के थ्रू फैक्टोरियल निकाल लेंगे। सो ये नेस्टेड लूप बन जा रहा है। व्हाट इज नेस्टेड लूप? एक लूप के अंदर एक और लूप हो जाने से उसको नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे हम लोग नेस्टेड इफ समझे थे, इफ के अंदर एक और इफ, या इफ कंडीशन के अंदर एक या कई सारे इफ कंडीशंस। तो वैसा सिनेरियो जब होता है हम उसको नेस्टिंग ऑफ कंडीशंस या नेस्टेड इफ बोलते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोग लूप के अंदर लूप अगर डाल देते हैं तो वो हमारा नेस्टेड लूप कहलाता है। एंड डेफिनेटली इस प्रोग्राम में हम लोगों को लूप्स का नेस्टिंग करना है। सो फर्स्ट लूप या आउटर लूप इज फॉर extracting the digits. Inner loop is to calculate the factorial of that digit. और जैसे ही इनर लूप से हम लोग बाहर निकलेंगे, हम लोग ये एक्सट्रैक्टेड डिजिट का जो फैक्टोरियल निकाले थे उसको हम लोग सम कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन जब तक कि मेरा वो डिजिट सारा खत्म नहीं हो जाता। सो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब वो डिजिट एक्सट्रैक्ट करना बंद करेगा, और जब बाहर निकलेंगे तो उसके पास जब सारा समेशन करने के बाद जो रिजल्ट मिला उसको हम लोग एक्चुअल नंबर के साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है, समेशन के बाद एक्चुअल नंबर से कंपेयर कर देना है। अगर दोनों नंबर सेम रहते हैं, सो यस वी कैन से दैट गिवन नंबर इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोलने में तो आसान लग रहा है, बट इसको जब अभी हम डेवलप करेंगे तो फिर आगे चल करके देखेंगे क्या है। एंड ऑल्सो ये कॉन्सेप्ट जो नेस्टेड लूप का जो आज हम इंट्रोड्यूस किए हैं, ये इनफैक्ट आज हमारा टॉपिक होने वाला था जहां पे हम लोग पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके ना, लूप्स के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम लोग पैटर्न्स कैसे बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, उसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं। होप सो कि आज हो पाएगा हमारा। So there are some days where my system becomes too slow because I don't have an SSD. अभी भी हार्ड डिस्क पे ही चल रहा है, and I need to upgrade it to an SSD. तब शायद वो स्मूथली चलने लगे। काइंडली बियर विथ मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और टॉपिक्स को लेकर के। लास्ट क्लास में कुछ और हम लोग ने ऐसा स्पेशल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। Yes, sir. What was that, Risha? Armstrong numbers, neon numbers, and automorphic numbers. नियॉन नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक नंबर यूजर से इनपुट कराते हैं। लेट अस से 9। 9 का हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो 9 का स्क्वायर बिकम्स 81। इस स्क्वायर्ड नंबर के हर एक डिजिट का सम निकाल दिया जाए, सम ऑफ डिजिट्स। अगर वापस से हमको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है तो वैसे नंबर को हम लोग नियॉन नंबर बोलेंगे। सो 9 का अगर देखा जाए, 9 को स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 81। 81 का मतलब हो गया 8 प्लस 1। 8 प्लस 1 इज 9। सो अगेन यस, एक्चुअल नंबर यूजर ने इनपुट किया था 9, तो प्रोसेस के बाद से भी वही नंबर मिल रहा है। तो यस वी कैन से दैट द गिवन नंबर 9 इज अ नियॉन नंबर। नेक्स्ट वाज ऑटोमॉर्फिक नंबर। ऑटोमॉर्फिक नंबर के बारे में क्या बोला गया था, एक नंबर दिया हुआ है लेट्स से 5, आप उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद अगर उसका एंडिंग डिजिट्स या एंड डिजिट वापस से एक्चुअल नंबर ही होता है, so yes we can say that the given number is automorphic. For example 5 is an automorphic number. कैसे? तो 5 का स्क्वायर करते हैं, it becomes 25।
5 इज अ सिंगल डिजिट वैल्यू, तो हमारा जो 5 का स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट मिला उसका भी सिंगल डिजिट वैल्यू देखो क्या है यूनिट्स प्लेस पे। ठीक है, एक और नंबर है जिसके बारे में लोग आज डिस्कस कर देते हैं, ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग देयर, डक नंबर। सो व्हाट इज द डक नंबर? कोई भी एक नंबर, इंटीजर नंबर हम लोग अज्यूम करते हैं, उसका उस नंबर में कहीं पे भी हमको एक जीरो बस मिल जाए, मिनिमम एक जीरो, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट एक जीरो भी अगर उसमें हमको मिल जाता है तो यस वी कैन से दैट द नंबर इज डक नंबर। बस शर्त ये है, ये जीरो जो मिल रहा है हमको, ये नंबर के स्टार्टिंग में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 40 is a duck number, 404 is a duck number, 500 is also a duck number, but 007 is not a duck number. 070 is not a duck number. 0123 is not a duck number. So any number that has zero but not at its starting place is considered to be as a duck number. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं या स्पेशल नंबर्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक नंबर को टच किया जा सके। आप ऐसे नंबर्स को खोज करके प्रिपेयर और प्रैक्टिस कीजिए। ये सब जो रेलेवेंट या मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है, बट यस देयर आर फ्यू मोर कॉम्प्लिकेटेड टाइप्स ऑफ नंबर्स जिनके बारे में डेफिनेटली हम लोग को खोज करके काम करना चाहिए। Okay, so we are almost there, the verge of joining. सर मेरा एक पैलिंड्रोमिक नंबर से डाउट था। हाँ पूछिए। सर जब हम कोडिंग कर रहे थे तो वो उसका रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा था, आउटपुट जीरो आ रहा था या तो फिर आउटपुट आगे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उसका स्क्रीनशॉट्स हम भेज दिए मैम को। ओके, देखते हैं। पैलिंड्रोमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आज समझ में आया है क्या चीज? ये सर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बट वो कोडिंग में वर्क नहीं कर पा रहा उतना, शायद प्रोसेसर के चलते या फिर टर्बो सी में वैसा हो सकता है। ओके, लेट मी सी, मैम ने कुछ शेयर तो किया था। एक तो रिवर्सिंग ऑफ नंबर के लिए किसी ने भेजा था। ये सर वही वाला। तो ये तो पैलिंड्रोमिक नंबर का नहीं, तो रिवर्स करने का है। हाँ सर, वो रिवर्स करेंगे उसके बाद ना फिर वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं फिर वो डिसाइड करना होगा। तो इसको रन करने में एरर क्या दे रहा है? सर एरर ही भेज दिए हैं।
एरर है आपके लाइन नंबर 8 में, आपने फॉर लूप के एंड में सेमीकोलन दे दिया है। मिला? यस हटा करके चेक कर लेना, ठीक है, होप सो सब सही हो जाएगा। सर, और वाइल लूप के साथ भी वही हुआ है सर। तो वहां आपने सेमीकोलन दे रखा होगा। यस सर। सेमीकोलन कंडीशन में नहीं जाएगा ना। ठीक सर। अगर इतना करने के बाद भी अगर एरर रहता है तो काइंडली डू लेट मी नो, हम उसको बना के ही दिखा देंगे। ठीक है सर। Yeah, I'm not saying anything right now, Adarsh. I'm trying to figure out अगर ये रन कर जाए तो जस्ट गिव मी अ मिनट, अदरवाइज हम लोग कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर देंगे।
ओके, इट इज स्टिल टेकिंग सम टाइम आउट के वो अपने पेस से अपना काम कर पाए। होप्स तो क्या रिकवर कर पाए तो हम इसमें कुछ कोड्स दिखा पाएंगे। टिल देन वी कैन कंटिन्यू विथ सम न्यू टॉपिक्स। एक्चुअली हम लोग को सी प्लस प्लस तक पहुंचना था एंड आई थिंक ऑलमोस्ट वी आर डन विथ सी कॉन्सेप्ट। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सी या सी प्लस प्लस दोनों में पैरेलली किसी एक में भी अगर पढ़ लेते हैं तो वो दूसरे के लिए फुल्ली जस्टिफाइबल हो जाता है। सो having said that, we have understood the concept of procedural oriented programming, POP। जो सी प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं वो POP बेस्ड है। सी प्लस प्लस पे जब हम लोग ट्रांजिट करेंगे तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम। क्लियरली देयर इज सम डिफरेंस। अब ये डिफरेंस क्यों आया, थोड़ा हिस्टोरिकल वे में इस चीज को समझ लेते हैं कि व्हाट लेड टू द इन्वेंशन ऑफ अ न्यू प्रोग्रामिंग पैराडाइम इन टोटलिटी। सी के बारे में अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे, you'll come to know that it is a very यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, इट इज अ वेरी सक्सेसफुल लैंग्वेज। उसके खुद के लाइब्रेरीज बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर हैं, इजी टू वर्क, इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में लैंग्वेज है, आसानी से ट्रांसलेट किया जा सकता है। सो यू हैव मोर बेनिफिट्स देन द डिमेरिट्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, but yet the demerits or the disadvantages were quite prominent जैसे जैसे वक्त गुजरता गया and we got up to the place where इंटरनेट जो था वो पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था और इंटरनेट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में या इनफैक्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हमारे पास थे, सोफिस्टिकेटेड एस्ट्रोफिजिक्स की प्रॉब्लम्स हो गए या और कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हो गए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो गए, इनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं पे हम लोग लैग कर रहे थे। बट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो था जिसके चलते पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट को ही बदलना पड़ा, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, was that के very low amount of or very low level of security was given or importance, very low amount of importance was given to the data, whatever data we were transferring or we were using in our programming language, that is C। उसमें डेटा का कंसिस्टेंसी पे या उसके मूवमेंट फ्लो ऑफ डेटा का रेस्ट्रिक्शन कुछ ऐसा कोई चीज नहीं था। और इस बात को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, उसमें हम लोग क्लियरली इस चीज को देख पाएंगे कि है क्या चीज। तो जब इम्पोर्टेंस डेटा पे आने लगी, लोगों ने समझा, डेवलपर्स ने समझा कि नहीं, प्रोग्राम तो एक अपनी जगह है ही, अल्टीमेट एम ऑफ ए प्रोग्राम इज टू अचीव द सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन सी प्रोग्रामिंग के थ्रू मिल भी रहा था, बट डेटा का सिक्योरिटी इन टर्म्स के उस डेटा को जब हम मल्टीपल फंक्शंस में या मल्टीपल कंपोनेंट्स में फ्लो कराते हैं, वो कहीं जाकर के चेंज ना हो जाए, किसी दूसरे यूजर के पास ये प्रिविलेज ना हो कि उस डेटा को विदाउट एक्सेस वो चेंज कर पाए। ठीक है, तो परमिशन फॉर एक्सेसिंग दैट डेटा है ना। एक डेटा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कई बार हम लोग एक डेटा को सिर्फ रीड ओनली मोड में पढ़ पाते हैं या रीड एंड राइट दोनों का प्रिविलेज मिलता है। फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन के पास जाते हैं हम लोग, अपना अगर मिनी स्टेटमेंट देखना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, तो दैट इज अ रीड ओनली मोड। आप उस डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। बट यस, जब आप अपने लेट्स से गूगल पे, फोन पे ऐसे किसी अकाउंट से अपना अकाउंट का बैलेंस चेक करके उससे आप कुछ अमाउंट किसी को ट्रांसफर करो या कहीं पेमेंट करो, तो वो क्या है, राइट मोड में हम काम कर रहे हैं, रीड एंड राइट मोड में, जहां हम डेटा को पहले तो देख भी पाए कि मेरा करंट बैलेंस क्या है, ओके आई डू हैव सफिशिएंट अमाउंट, नाउ आई कैन ट्रांसफर सम अमाउंट ऑफ मनी टू द सेलर, टू द शॉपकीपर। तो हाँ ठीक है, वैसे सिनेरियो में वी डू हैव द प्रिविलेज ऑफ रीडिंग डेटा एज वेल एज राइटिंग ऑन डेटा, मॉडिफाइंग द डेटा। तो ये प्रिविलेज हम लोग को मिला कि रीड राइट ऑपरेशन कर सकते हैं। बट ये राइट ऑपरेशन जो है बहुत क्रिटिकल हो गया, जहां पे मल्टीपल राइट ऑपरेशंस आ गए। उधर से बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो उधर बैंक में जो
कैशियर है वो भी सिस्टम पे अपडेट कर रहा होगा, इधर से पैरेलली कोई उसी अकाउंट में हम जीपे, मेरे घर का कोई भाई बहन कोई है वो ट्रांसफर कर रहे होंगे, पैसा डिडक्ट कर रहे होंगे, या फिर घर के कोई सदस्य होंगे जो एटीएम मशीन से उस टाइम पैसा निकाल रहे होंगे, या इनफैक्ट देयर कुड बी एन नंबर ऑफ पीपल जो कि सेम टाइम पे एक अकाउंट में पैसा भेजना चाह रहे हैं। तो ये सब एक सेंसिटिव मैटर था, इसमें और हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या, बट वो हमारा अभी कंसर्न नहीं है। ठीक है, हमारा कंसर्न बस ये था कि समझाना कि डेटा का एक्सेसिबिलिटी जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना था कि ये डेटा जो है हर फंक्शन या प्रोग्राम के हर कोने से मॉडिफाई नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है ना, आप हर एक को परमिशन नहीं दोगे। सो ये चीज को अचीव करना सी में नहीं था ऑलमोस्ट। इसके लिए सोचा गया कि नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं, एंड डेवलपर्स वर डेवलपिंग अ न्यू सेट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट लेटर ऑन इन द मिडवे दे रियलाइज कि नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिस्टेक नहीं है, रादर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उस स्ट्रक्चर में मिस्टेक है। आपने जिस उद्देश्य को सोच करके, जिस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए आपने पीओपी प्रोग्रामिंग पैराडाइम डेवलप किया था, उसमें वो ऑब्जेक्टिव था ही नहीं कि डेटा को इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए। ये तो लेटर ऑन जब इंटरनेट इवॉल्व हुआ, कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स के रिगार्डिंग हम लोग का डिमांड बढ़ा, तब वो तो समझ में आया कि अच्छा ये डिमांड्स भी है, ये प्रॉब्लम्स भी हैं, इनको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ नया हम लोग को चाहिए। सो दैट मेड देम अवेयर कि चलो पीओपी तो है, हो गया, इसका सैचुरेशन लेवल एक तक आ गया, लेट्स क्रिएट अ न्यू पैराडाइम इन टोटलिटी, एक नए सिरे से एक नया पैराडाइम ही बना लेते हैं, नया कॉन्सेप्ट ही बना लेते हैं। दैट लेड टू द कॉन्सेप्ट और इन्वेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So now since we are back with the code window visible है सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। इतना चीज को मेमोराइज करके रखिएगा, इसको बहुत अच्छी जगह पे रोकें, सस्पेंस बना रहे, नेक्स्ट क्लास में सस्पेंस को रिवील करेंगे। सो नाउ राइट अ प्रोग्राम टू check num strong or not। ठीक है, जल्दी से आते हैं, इसमें वेरिएबल्स हम लोग कुछ ले लेते हैं। एक नंबर इनपुट कराएंगे तो n हो गया, उसके लिए उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो एक x ले लेते हैं, फैक्टोरियल निकालना है तो f जिसका इनिशियल वैल्यू 1 रहेगा, सम लेना है तो सम इसका इनिशियल वैल्यू 0 रहेगा, और एक वेरिएबल हो सकता है जरूरत पड़े हम लोगों को, तो उसके लिए हम ले लेते हैं z ले लेते हैं फिलहाल। आई थिंक इतना वेरिएबल में सफिशिएंटली हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको कमेंट लाइन बना देते हैं। एक सिंगल नंबर इनपुट कराना है तो परसेंटेज डी, बाहर निकले तो एम्परसैंड एन नंबर के लिए इनपुट। फाइन, नाउ व्हाइल जब तक n बड़ा है 0 से,
वी नीड टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट, है ना, इसके बारे में डिस्कस किए कि डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है हमें। तो फॉर दैट वी हैव x इक्वल्स n mod 10 n equals n by 10 n equal to n x equal to n mod 10 n equal to n by 10। नाउ डिजिट तो एक्सट्रैक्ट हो गया है, अब करना क्या है हम लोगों को, तो जो डिजिट हमारा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना, उसी का फैक्टोरियल हमको बनाना है। तो व्हाइल x इज ग्रेटर देन 0 f equals f into x, then we have x minus minus। तो ये सेकेंड वाइल लूप जो दिखाई दे रहा है ये फैक्टोरियल के लिए है, टोटली फैक्टोरियल का काम कर रहा है। इससे जब बाहर निकलेंगे हम लोग करेंगे सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल वैल्यू, और इतना करने के बाद हम लोग वापस से f को 1 कर देंगे, रीसेट कर देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको यूजुअली एज अ टीचर हम लोग भी भूल जाते हैं, कई बार बोर्ड पे लिखने में हड़बड़ी में स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं इस चीज को कि ये भी रीसेट करना है। लेट यू नो कि ये रीसेट क्यों किए हैं। अब जब ये सारा लूप रन कर गया तो इससे हम बाहर निकलेंगे, तो हमको कंपेयर करना है कि जो समेशन में जो हमको वैल्यू मिला दैट इज सम, ये क्या एक्चुअल नंबर से बराबर है ना। एक्चुअल नंबर तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, एंड इसके बारे में हम लोग एक्सटेंसिवली प्रीवियस क्लास में देखे भी थे। यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे नंबर इनपुट करा रहे हैं z इक्वल टू n कर दो। सम इक्वल टू z। अगर ये बात सही है तो प्रिंट करेंगे इट इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर, शॉर्ट में लिख रहे हैं। सही, नॉट स्ट्रॉन्ग। सीम्स लाइक प्रोग्राम सक्सेसफुली सही बन पाया है। अब रन करेंगे तभी पता चलेगा कितने हद तक सही है क्या है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम।
Okay, it is still taking some time. ठीक है, तब तक रिवील करते हैं कि ये है क्या और f इक्वल टू 1 क्यों करना पड़ा हमें. So if you are able to see the code while loop जो पहला चल रहा हमारा outer loop, n mod 10 digit extract कर देगा. So let us assume that number n जो है हमारे पास 145 है और इसी को हम लोग को टेस्ट करना है कि ये स्ट्रॉन्ग नंबर है. तो 145 में से ये x इक्वल टू n mod 10 जो है वो पहले 5 निकालेगा, फिर 4 निकालेगा, फिर 1 निकालेगा रिवर्स वे में. तो n mod 10 जो है वो क्या करता है हमारा डिजिट एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहा है और n by 10 क्या कर रहा है वो नेक्स्ट राउंड में जो ये नेक्स्ट लूप में नेक्स्ट आइटरेशन में जो हमको एक डिजिट हटा करके जो नंबर चाहिए वो इवेलुएट करने में मदद कर रहा है n इक्वल टू n by 10. स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज व्हाइल राइटिंग कि सर n इक्वल टू n mod 10 लिखना था कि n इक्वल टू n by 10 लिखना था. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि आपको डिजिट एक्सट्रैक्ट करना है तो mod 10 लगा रहे हो तो डिजिट जो निकल रहा है उसको कहीं दूसरी जगह पे रखना है. तो x इक्वल टू n mod 10 x एक दूसरा जगह हो गया और n इक्वल टू n by 10 क्या कर रहा है हमारा वो हेल्प कर रहा है कि एक डिजिट तो जो निकल गया है ऊपर वाले लाइन में एग्जीक्यूशन में उसके बाद जो मेरे पास वैल्यू बच रहा है तो उसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए n इक्वल टू n by 10 कर रहे हैं. नाउ इनर लूप जो चल रहा है हमारा वो सिंपली फैक्टोरियल का ही है. वी हैव डिस्कस्ड इट थॉरोली इन सम क्लासेस. इससे जब बाहर निकले तो f का वैल्यू को 1 क्यों कर रहे हैं. इवन इफ आई डोंट डू द वैल्यू ऑफ f एज 1 वो क्या करेगा पहले नंबर का जो फैक्टोरियल निकला था उसी में दूसरे नंबर का फैक्टोरियल को भी इनपुट करता चला जाएगा and that will lead to a misleading or incorrect data. हमको क्या चाहिए कि f का वैल्यू जैसे हम अगर इफ यू सी लाइन नंबर 13 ये फर्स्ट सेकंड लाइन int main के बाद जो वेरिएबल डिक्लेयर किए है तो वहां पे हमारे पास क्या है वहां पे हमारे पास f का वैल्यू इनिशियली 1 है. सो वी वांट कि एक लूप चलने के बाद f का वैल्यू फिर से रीसेट हो जाए. तो अब यहाँ पे लोग 145 डाल के देखते हैं. Yes, it is saying that it is a strong number. अब ऐसा नहीं हो कि कहीं मेरा कोड गलत हो. इसको दोबारा से एक बार रन करके देख लेते हैं किसी ऐसे नंबर के साथ जो कि स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है. So let's say 132. It is not a strong number. कोड में किसी को डाउट है कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है. Why do I keep explaining the code even while writing the code और लिखने के बाद भी explain क्यों करते हैं? You see, try to understand or find the cause or need why we have written some line, why we have created these variables. ये जानना आपको cause जानना ज्यादा जरूरी है ना कि इस लाइन के बाद ये अभी क्यों आ गया अभी फिलहाल. If you understand the cause and relationship between the lines and the instructions तो वो अपने आप फिर वो समझ में आएगा कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट में ये लगता है. So try to decode the concept. Most of the programs would be based on this these types of working. Okay, so are we done with this program? Yes, sir. Fine. Moving ahead. हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग देख लिया, अनस्ट्रॉन्ग देख लिया, फिबोनाची हो सॉरी फैक्टोरियल हो गया, सम हो गया, रिवर्स हो गया, नियॉन नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है. सो देयर आर 3-4 नंबर्स स्पेशल नंबर्स जिनके बारे में मैंने बस आप लोगों को बोल दिया है. आई वोंट सॉल्व दोस प्रॉब्लम्स जब तक कि आप खुद से उसको ट्राई नहीं कर लेते. सो जितना भी ऑटोमॉर्फिक नंबर, नियॉन नंबर है, ऑल दोस नंबर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आई वांट कि आप लोग खुद से एफर्ट डाल करके पहले से रन करके देखो. अगर आपसे रन नहीं हो रहा है देन आई विल हेल्प यू आउट, बट एटलीस्ट आपके साइड से एफर्ट होना चाहिए.
Moving ahead, write a program to create or to print the pattern. एक पैटर्न बोल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। पैटर्न क्या है, कुछ इस तरह का है, सिंगल स्टार, we have 2 stars, थ्री स्टार्स, 4 स्टार्स, एंड इस तरह से जितना तक बढ़ाना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पैटर्न हम लोग को चाहिए। फर्स्ट रो में फर्स्ट 1 स्टार, सेकेंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, एंड सो ऑन। So before we start solving this problem, एक चीज देखो कि अब तक हम लोगों ने जितना भी प्रॉब्लम देखा, सुना, सोचा, पढ़ा, चाहे वो फर्स्ट डे का प्रोग्राम से लेकर के आज लूप तक का प्रोग्राम क्यों ना हो, सब में हम लोग नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, है ना। स्ट्रॉन्ग नंबर, एम स्ट्रॉन्ग नंबर, रिवर्सिंग अ नंबर, सब में हम लोग यूजर से नंबर मांग रहे थे। अब चाहे वो इससे पहले इफ एल्स वाला प्रोग्राम हो, स्विच का हो, या जैसा भी प्रोग्राम हो, सब में हमें नंबर्स के साथ ही डील करना था, चाहे वो एक नंबर हो या बहुत सारे नंबर्स हो, बट अल्टीमेटली दोज वर नंबर्स। अब इस प्रोग्राम में या ऐसे प्रोग्राम में जहां पे हम लोग को नंबर्स नहीं दिया है और बोल रहा है कि इस पे काम करके ये ऐसा रिजल्ट दे दो, एग्जैक्टली यही रिजल्ट दे दो। अब इसमें तो कोई नंबर दिया हुआ है नहीं, ना ही कहीं से दिख रहा है कि हम लोग को कुछ नंबर्स दिख सकता है, तो इसको सॉल्व कैसे करें। एंड विदाउट नंबर्स अ प्रोग्राम यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, ठीक है ना। आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे जब तक नंबर्स के साथ आप डील नहीं करते। ओके, अब इसका मतलब है कि ये जो ऐसे जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए हम लोग को नंबर्स बनाना पड़ेगा खुद से। इफ यू आर हैविंग योर पेन एंड पेपर, काइंडली मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स कि इसको हम इवैल्यूएट कैसे कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। सो हियर वी गो, हाउ टू क्रिएट वैल्यूज आउट ऑफ दीज पैटर्न्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, ठीक है, ये पैटर्न है। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, इफ पॉसिबल काइंडली इसको लिखते भी जाइएगा। रोज इज 5, 5 रो। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कॉलम्स आर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऐसे फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, एंड सो ऑन। ये हम क्लियरली बोल नहीं पा रहे हैं। So 5 rows and 5 columns are there. At least दो digit, दो values तो हमको मिला. Number of rows is 5, number of columns is also 5. Now we are trying to find out the relationship between the patterns. क्या ये पैटर्न जो है वो रो वाइज डिपिक्ट हो रहे हैं या कॉलम वाइज हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे हम लोग अपना लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं। सो इफ यू सी, फर्स्ट रो में कितना पैटर्न है, 1। सेकेंड रो में कितना पैटर्न है, 2। थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में 5, ठीक है। रो नंबर 1 में एक पैटर्न, रो नंबर 2 में 2 पैटर्न, रो नंबर 3 में 3 पैटर्न, एंड सो ऑन। ऑल्सो इफ वी कंसिडर कि फर्स्ट कॉलम में कितने स्टार्स हैं, फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला हिस्सा, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5, 5 स्टार है फर्स्ट कॉलम में। सेकेंड कॉलम में अगर हम देख रहे हैं तो सेकेंड कॉलम में पहले तो कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक जा रहा है, फिर 1 2 3 4 5। अगेन थर्ड कॉलम में देखते हैं तो थर्ड कॉलम में मेरे पास 2 वैल्यूज अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम में 5 पैटर्न, सेकेंड कॉलम में 4 पैटर्न, थर्ड कॉलम में 3 पैटर्न,
फोर्थ कॉलम में 2 पैटर्न एंड फिफ्थ कॉलम में 1 पैटर्न। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसा एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा चीज घटते जा रहा है। अब सवाल तो ये रिलेशनशिप तो हम लोग देख पाए कि भाई नंबर ऑफ रोज जितना है उतना में उतना ही पैटर्न प्रिंट होगा, और नंबर ऑफ कॉलम्स के बेसिस पे जाओगे तो कॉलम वैल्यू बढ़ता रहेगा और उसमें पैटर्न वैल्यू जो है वो घटता चला जाएगा। तो हमारे लिए कौन सा कन्वीनियंट होता है एक यूजर के लिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट वन, है ना? तो हमारे लिए मोस्टली डायरेक्ट वन कन्वीनियंट है। सर रो नंबर 1 में 1 पैटर्न प्रिंट करना है, रो नंबर 2 में 2 पैटर्न प्रिंट करना है। तो ये रिलेशनशिप हम लोग को नजर में आ रहा है कि जिस रो नंबर में हम चल रहे हैं, जितने नंबर वाले रो में हम चल रहे हैं उसमें उतना ही पैटर्न प्रिंट करना है। और इसी चीज को अगर हम लोग देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले में, तो वहां पे क्या है, जिस रो नंबर पे चल रहे हो उससे कम में ही पैटर्न प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में हमारे पास 5 पैटर्न थे, सेकेंड रो में 4 पैटर्न, तो ये रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर बढ़ाते जाओ, पैटर्न वैल्यूज जो है वो घटाते जाओ। सो यूजर के लिए जनरली क्या होता है, मुझे मैथ्स पढ़ते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन ज्यादा अच्छा है ना? तो एक ये रीजन समझ में। सेकेंड रीजन क्या है, ठीक है, why should we opt for row wise pattern या row wise pattern? The reason is that हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर ग्राफिक्स में जब भी स्क्रीन पे कुछ चीज प्रिंट करते हैं वो हमेशा रो वाइज ही होता है, कभी कॉलम वाइज नहीं होता है। तो अगर हम चाहे भी किसी तरह से रिलेशनशिप बना करके कि पहले हम फर्स्ट कॉलम को प्रिंट करें फिर हम अपने सेकेंड कॉलम को प्रिंट करें, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? Anyone who is uncomfortable with this? तो मुझे क्लियर नहीं है। ओके ठीक है, तो इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, इसका लॉजिक बनाते हैं, फिर हम अगेन फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ओके अब इस प्रोग्राम में हम लोग क्या देखना है कि इसको कुछ नंबर्स तो दिए नहीं है, हम लोग को बस देखना है कितना रोज और कितना पैटर्न प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या लेंगे, int I comma j semicolon, that's it, only 2 variables are required। why only 2 variables are required? because यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, हमको एक तो रोज का काउंट करना है कि रोल नंबर कितने में चल रहे हैं हम, और दूसरा जो है वो ख्याल रखिए कि कितने पैटर्न प्रिंट करने उस पर्टिकुलर रो में। हैविंग सेड दैट, अब क्या करना हम लोग, यूजर से कुछ इनपुट यहाँ पे करवाना नहीं, बिकॉज यहाँ पे पैटर्न हम लोग को दिख रहा है, डिट्टो उसी को बस उतार देना है एक लॉजिक लगा करके। तो फॉर दैट रीजन वी डोंट नीड एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। फॉर i equals 1, I is less than equal to 5, I plus plus। इसके अंदर आते हैं तो आई हैव टू कंस्ट्रक्ट अनदर फॉर लूप फॉर j equals 1। j is again less than equal to I this time, and then we have j plus plus। और इस लूप के अंदर जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे
सॉरी। और इस इनर लूप से जब हम बाहर निकलेंगे तो आई कैन क्रिएट अनदर printf, this time without any pause। ओके, यहाँ पे हम सीधे बैकस्लैश n सिर्फ दे देंगे, लाइन चेंज करने के लिए, इसका कोई काम नहीं है। एक बार रन करके देख लेते हैं, देन आई विल कम बैक टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके, इफ यू सी द आउटपुट, अब सही दिखाई दे रहा है। तो जो हम लोगों ने प्रोग्राम में क्वेश्चन में जो डिमांड किया गया था हमसे, वही आउटपुट भी यहाँ पे आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। Anyone who understood the concept of this for loop? सर हम लोगों ने ये इनर फॉर लूप क्यों चला है? हाँ, सर तो यहाँ इनर पे फॉर लूप। हाँ। ये तो आउटर फॉर लूप है और ये इनर फॉर लूप है। आउटर फॉर लूप बस इस चीज का ध्यान रख रहा है कि हम अभी किस रो में हैं, है ना, किस सीक्वेंस में हम हैं वो ध्यान रख रहा है। इनर लूप जो चल रहा है वो ध्यान ये रख रहा है कि किस रो नंबर में अभी ये जो बताया कि है उसमें हमको कितना पैटर्न प्रिंट करना है। इसलिए देखो कि इनर लूप के अंदर रिलेशनशिप प्रीवियस वाले लूप के साथ है, j इज लेस देन इक्वल टू i। यस सर। ठीक है, इसको इसको हम आप लोगों के लिए एक तरह से छोड़ के जा रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे नोटपैड के थ्रू कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। नेस्टेड लूप्स जो है ये काम कैसे करते हैं। इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी टाइम स्टूडेंट्स एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट हैव सम पेशेंस इन द नेक्स्ट क्लास। ध्यान से सुनेंगे, सब पेन पेपर लेकर के बैठेंगे तो उसमें लोग इवेलुएट करेंगे। इट विल टेक अराउंड 8 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। वो सक्सेसफुली हम एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हुआ क्या, हो क्या रहा है, हाउ डू दे ऑपरेट। बट इन द मीन टाइम अगर किसी के पास फ्री टाइम है या टाइम निकाल पाते हो अपने इस पढ़ाई को करने के लिए, तो डू टेक सम टाइम आउट की जानो कि ये नेस्टेड लूप्स काम कैसे करते हैं। अदरवाइज नो इश्यूज, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट कि नेक्स्ट क्लास में लोग एक और क्लास एक्सटेंड करके एटलीस्ट लूप के इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे। एनी डाउट टिल नाउ? No, sir. Okay, so here we stop. Thank you.